Hey everyone, welcome to my YT channel. Today in this video session we will learn about the England literature of 18th century. So without wasting the time, let's jump into the video. England literature: political, social, religious and economic conditions. Important individual poet, dramatists and their important work as well as significant literary movement, trend, influence and school in the 18th century. तो चलिए इस पीरियड का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी इज़ लाइकली टू डिवाइडेड इन टू फेज. ये पीरियड जो था 18th सेंचुरी का वो दो फेज़ में डिवाइड था. फर्स्ट फेज़ ऑफ 18th सेंचुरी को हम लोग अगस्टन एज बोलते हैं, जो कि 1700 से 1750 तक चला था. और सेकेंड फेज़ ऑफ 18th सेंचुरी को हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं. इस एज को हम लोग अगस्टन एज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि राइटर जो थे इस पीरियड के वो इमिटेट करते थे स्टाइल एंड एलिजेंस ऑफ द राइटर हु रोट इन इटली ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अगस्टन. इस पीरियड के राइटर लोग इटली के राइटर्स को इमिटेट करके अपने लिटरेचर या अपने वर्क को लिखा करते थे. इस पीरियड को हम लोग एज ऑफ पोप भी बोलते हैं बिकॉज अलेक्जेंडर पोप जो थे वो बेस्ट एक्सपोनेंट थे अगस्टन लिटरेचर के. मतलब वो बहुत अच्छे से इमिटेट करते थे इटली के राइटर्स को. इस दौरान इंग्लैंड जो है वो एनी, जॉर्ज वन एंड जॉर्ज टू के द्वारा रूल किया जा रहा था. तो चलिए इस पीरियड के हम लोग पॉलिटिकल कंडीशंस को पढ़ते हैं. Augustan age fall under the reign of Queen Anne when she ascended the throne in 1702. Augustan age उस दौरान का पीरियड है जिस दौरान क्वीन एने इंग्लैंड में रूल कर रही थी. वो असेंड की थी थ्रोन को 1702 में. उनके किंगडम के दौरान एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था 1707 में, जो कि इंग्लैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को एक साथ किया था. और लैटर 1800 में आयरलैंड को भी ऐड किया गया, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन बना. एने का डेथ 1714 में हुआ. क्वीन एने जो थी वो लास्ट रूलर थी स्टुअर्ट डायनेस्टी की. उनके जो सक्सेसर थे किंग जॉर्ज वन, जो कि हाउस ऑफ हैनोवर के थे, उन्होंने ब्रिटेन के थ्रोन को असेंड किया 1714 में जब क्वीन एने की डेथ हुई. जॉर्ज वन जो थे वो सेकेंड कज़न थे क्वीन एने के, बट वो क्लोज प्रोटेस्टेंट रिलेटिव भी रह चुके हैं क्वीन एने के. Since the Act of Settlement prohibited Catholic to ascend the throne of Great Britain, this is how he came to the throne and was the first king of the House of Hanover. Act of Settlement पास हुआ था जो कि स्टेट करता था कैथोलिक्स लोग असेंड नहीं कर सकते थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी वजह से थ्रोन किसके हाथ में गया? हाउस ऑफ हैनोवर के हाथ में, जो कि किंग जॉर्ज वन जो थे वो फर्स्ट किंग थे हाउस ऑफ हैनोवर के. किंग जॉर्ज टू came to the throne in 1727. He was undoubtedly a better Englishman than his father had been. तो किंग जॉर्ज टू जो थे वो 1727 में असेंड किए थ्रोन को ब्रिटेन के. वो बहुत अच्छे इंग्लिशमैन हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू हिज फादर, मगर फिर भी इनके रेन में भी करप्शन बहुत था. फर्दर मोर ये कहा जा सकता है कि हैनोवेरियन सक्सेशन जो था वो अभी भी सिक्योर नहीं था. जैकोबाइट अटेम्प्ट कर रहे थे टू रिस्टोर जेम्स टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन. Politically, this age witnessed the rise of two political parties, the Whigs and the Tories. Politically देखा जाए तो इस पीरियड में दो पार्टी मीन्स दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमर्जेंस हुआ, द विग्स एंड द टोरीज. ये लोग का पॉलिटिकल ओपिनियन और प्रोग्राम जो था वो शार्पली डिवाइडेड था, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट था. जो विग्स पार्टी हुआ करते थे वो खड़े होते थे पर्सनल फ्रीडम के लिए, मीन्स पर्सनल फ्रीडम को सपोर्ट करते थे. और टॉरी पार्टी जो थे वो डिवाइन राइट मीन्स रॉयल डिवाइन राइट किंग को सपोर्ट करते थे. तो अपनी आइडियोलॉजीज़ और प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों ने लिटरेरी मैन के सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया. एंड द ऑथर जो थे वो पॉलिटिशियंस के द्वारा ब्राइब किए जाने लगे टू जॉइन वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी, ताकि एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर सके. इसकी वजह से लिटरेरी पैट्रोनेज का एज स्टार्ट हो गया. Consequently, most of the writers show a strong political biasness. बहुत सारे राइटर्स ने एक
एकदम स्ट्रॉन्ग सा पॉलिटिकल बायस ने शो किया एक दूसरे के खिलाफ। इस टाइम का जो लिटरेचर था वो खुद के लिए सम्मानित नहीं किया जाता था, बल्कि पार्टीज़ के लिए सम्मानित किया जाता था। जो पॉलिटिकल बायसनेस ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड दिस एरा एन एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेटिंग। जितना भी पॉलिटिकल बायसनेस था इस पीरियड में, इसकी वजह से एज ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेटिंग का पीरियड स्टार्ट हुआ। In order to get prominence in political struggle, both parties issued a large number of periodicals. तो अपनी अपनी पार्टीज़ की शोहरत को दिखाने के लिए बोथ पार्टीज़ ने बहुत सारे पीरियोडिकल्स जो है वो इशूड करवाए। ये पीरियोडिकल्स जो थे वो माउथ पीस हुआ करते थे पॉलिटिकल ओपिनियन के। वो लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन को शो किया करते थे पीरियोडिकल्स। इसी की वजह से जर्नलिज्म और पीरियोडिकल एसे का एज बिगिन हुआ। द राइज ऑफ पीरियोडिकल राइटिंग अलाउड ग्रेट स्कोप टू द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेरी टैलेंट ऑफ प्रोज राइटर ऑफ द टाइम। द रियल प्रोज स्टाइल नीट सिंपल क्लियर ल्यूसिड वॉज एवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पीरियोडिकल राइटिंग्स के इमर्जेंस से बहुत सारे लिटरेरी टैलेंट्स का इमर्जेंस हुआ उस टाइम में, जैसे कि द रियल प्रोज स्टाइल नीट सिंपल क्लियर ल्यूसिड इवॉल्व हुआ इस पीरियड के दौरान। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं इस पीरियड के सोशल कंडीशंस की ओर। दिस पीरियड ऑफ लिटरेचर सॉ द इमर्जेंस ऑफ अ पावरफुल मिडिल क्लास। इस पीरियड में पावरफुल मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ था। मिडिल क्लास की सुपरमैसी की वजह से ये एज जो है वो टॉलरेंस, मॉडरेशन एंड कॉमन सेंस का एज बन चुका था। मिडिल क्लास के दबदबे की वजह से मोरल रीजनरेशन का बर्थ हुआ 18th सेंचुरी में। मिडिल क्लास राइटर जो थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे मोरल कंसिडरेशन के वजह से। मोर ओवर विलियम थ्री क्वीन एने जो थी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी मोरालिटी की। विलियम थ्री और क्वीन एने जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मोरालिटी को। इट वॉज एन एरा ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। ये जो एरा था वो एसिमिलेट हुआ था एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के लिए। एसिमिलेशन मीन्स मिलना, मीन्स एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास एक दूसरे से मिल चुके थे। द मिडिल क्लास एप्रोप्रिएटेड क्लासिसिज्म विद इट्स मॉरलाइजिंग नीड्स। मिडिल क्लास ने एप्रोप्रिएट किया क्लासिसिज्म को अपने मॉरलाइजिंग नीड्स के साथ। मिडिल क्लास की इमर्जेंस की वजह से सेंटिमेंटलिज्म, फीलिंग्स, इमोशन, ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा लिटरेचर में लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। अ नंबर ऑफ क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस पीरियड के दौरान बहुत सारे क्लब्स, कॉफ़ी हाउसेस ओपन हुए। कॉफ़ी हाउस जो थे वो सेंटर्स बन चुके थे फैशनेबल्स एंड पब्लिक लाइफ के लिए। द कॉफ़ी हाउसेस वर डोमिनेटेड बाय अदर ऑफ द पार्टीज़। कॉफ़ी हाउस जो है वो कोई एक पार्टी डोमिनेट करता था, जैसे कि विग्स जो है वो कभी टॉरी के कॉफ़ी हाउस में नहीं जाते थे और टॉरीज जो है कभी विग के कॉफ़ी हाउस में नहीं जाते थे। द कॉफ़ी हाउसेस वे द हॉन्ट ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स एंड पॉलिटिशियंस। कॉफ़ी हाउस जो है वो अड्डा बन चुका था राइटर्स एंड पॉलिटिशियंस के लिए। जो डिस्कशन होता था कॉफ़ी हाउस में वो बहुत ज़्यादा पॉलिश, रिफाइंड, एलिजेंट, ईजी एंड ल्यूसिड स्टाइल में हुआ करता था। दस कॉफ़ी हाउस भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है प्रोज स्टाइल के इमर्जेंस के लिए ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग फर्दर रिलीजियस कंडीशंस की ओर। द नेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स वेर अनडरली हरास्ड। नेशन जो है वो नेशन में प्रोटेस्टेंट का दबदबा ज़्यादा हुआ करता था और कैथोलिक को बहुत ज़्यादा हरास किया जाता था। इस पीरियड के दौरान जो रिलीजन हुआ करता था वो डायस्टिक हुआ करता था, जिसका मतलब है कि गॉड जो है वो इस वर्ल्ड को क्रिएट किए, इस यूनिवर्स को क्रिएट किए, बट इसमें पार्ट नहीं लिए। Deism, a very popular notion that emerged with state that God not interfere in the matter of human being. People started believing that God is watcher, not a doer. तो डेइज़म बहुत पॉपुलर नोशन उस समय इमर्ज होके आया, जो स्टेट करता था गॉड जो है वो ह्यूमन बीइंग के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करते। और पीपल स्टार्ट करने लगी ये भरोसा करना कि गॉड जो है वो वॉचर है ना कि डूअर है। मीन्स गॉड सिर्फ देखते हैं ना कि कुछ करते हैं।
The concept of utilitarianism is quite famous among the people. We state that whether our actions are morally right or wrong depend on their effect. So जो कंसेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म का वो बहुत ज़्यादा फेमस था पीपल के आसपास, जो स्टेट करता था वेदर आवर एक्शन आर मोरली राइट और रॉन्ग डिपेंड ऑन देयर इफेक्ट। हम लोगों का एक्शन राइट है या रॉन्ग है वो उसके इफेक्ट में डिपेंड करता है। In the Great Evangelical Revival, a series of Christian revival that swept Britain, also known as Methodism, led by Wesley and Whitefield. So, एक ग्रेट इवेंजेलिकल रिवाइवल एक सीरीज़ है क्रिश्चियन रिवाइवल का, एक तरह का मूवमेंट चला था इवेंजेलिकल रिवाइवल, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे बदलाव हुए थे और ये पूरे ब्रिटेन में फैला हुआ था और इसे हम लोग मेथोडिज़म भी बोलते हैं, जो कि वेस्ले और वाइटफील्ड के द्वारा निकाला गया था। इवेंजेलिकल रिवाइवल आने के बाद जितना भी पुराना फॉर्मलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म था वो ख़त्म हो गया था। A revolutionary tide of spiritual energy poured into the church and the common people. From 1739, the evangelical movement spread rapidly among the poor and all over the England. Evangelical take the Bible seriously and believe in Jesus Christ as a Savior and Lord. इवेंजेलिकल रिवाइवल एक तरह का रिवॉल्यूशनरी टाइप था स्पिरिचुअल एनर्जी का, जिसकी वजह से चर्चेस और कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। फ्रॉम 1799 इवेंजेलिकल मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली अमंग द पुअर। 1739 में इवेंजेलिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा फैलने लगा गरीबों के आसपास पूरे इंग्लैंड में। इवेंजेलिकल लोग बाइबल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे और बिलीव करते थे जीसस क्राइस्ट एज अ सेवियर एंड लॉर्ड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस पीरियड। तो जो इकनॉमी हुआ करता था इंग्लैंड का वो मेनली एग्रीकल्चर में बेस्ड था अंटिल 18th सेंचुरी, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद हाईली अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड हुआ 18 एंड 19th सेंचुरी में। एग्रीकल्चर जो है वो स्टील बेड रॉक है इकनॉमी का। ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेन और वुमेन लोग एम्प्लॉयड होने लगे इंडस्ट्रीज़ में। However, wealth unequally distributed. इसकी वजह से क्या हुआ, वेल्थ जो था वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। From 1700 to 1740, Britain population remained stable and agriculture productive increased. 1700 से 1740 तक ब्रिटेन का पॉपुलेशन जो था वो स्टेबल था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इंक्रीज़ हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि 1700s के मिडल से स्टार्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इवेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया था ह्यूमन हिस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सॉ थ्रू द चेंज फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मैकेनिकल डिवाइसेस ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मैनुअल लेबर से मैकेनिकल डिवाइसेस में, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइसेस का इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी को इस्टेब्लिश करने लगे अपने फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री में रादर देन मैनुअल लेबर। इसकी वजह से उन लोगों का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ और कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद स्टीम इंजन ने मैन के पावर को छीन लिया था। स्टीम इंजन फर्स्ट कोल माइनिंग में अप्लाइड हुआ एंड रैपिडली स्प्रेड इनटू द अदर इंडस्ट्रियल एरिया, और फिर धीरे धीरे अदर इंडस्ट्रियल एरिया में भी अप्लाई होने लगा। दिस इंक्रीज रेल रोड सिस्टम ब्रिंगिंग द नेशन टुगेदर इनटू वन होल मार्केट इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से रेल रोड सिस्टम का बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा रेल रोड सिस्टम चलने लगे। हर एक नेशन को एक होल मार्केट में इस रेल रोड की वजह से हर एक नेशन जो है वो एक मार्केट में आ गए थे, और जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो ड्रास्टिकली बहुत सारा चेंजेस लाया सोशल मिलियो में बाय ओपनिंग अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नए नए जॉब इवॉल्व हो के आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फैमिली इनकम में इम्प्रूवमेंट आया।
हर एक का लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बेस्ड था। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी वेयर द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी फैल रहा था, ये सब किसका इफेक्ट था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। सो गाइज हैव अ लुक ऑन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। पोइट्री। Augustan poetry was the product of intelligence, good sense, reason, and sanity. It is a didactic and satiric. It is realistic and unimaginative. It is tone poetry, and it ignores the humbler aspect of the life and the entire countryside. The poetic style is polished, refined, and artificial. It led to the establishment of highly artificial and conventional style. अगस्तन पोइट्री प्रोडक्ट हुआ करता था इंटेलिजेंस का, गुड सेंस का, रीज़न का और सैनिटी का। ये डिडाडिक हुआ करता था, सटायरिक हुआ करता था, ये रियलिस्टिक हुआ करता था और अनइमेजिनेटिव हुआ करता था। ये टॉन पोइट्री था। अगस्तन पोइट्री हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को इग्नोर करता था और इंटायर कंट्री साइड को भी। इस टाइम की पोइट्री जो हुआ करते थे वो गांव के इलाकों को या हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को इग्नोर किया करते थे। ये जो लिटरेचर था वो टाउन के ऊपर बेस्ड था, फैशनेबल अपर सर्कल ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ये सब चीज़ का डिपिक्शन अच्छे तरीके से अगस्टन पोइट्री में देखने को मिलेगा। पोप, जॉनसन, एडिसन, स्टील through urban in outlook and temperament show a remarkable interest in the middle class and thus broaden the scope of literature. पोप, जॉनसन, एडिसन, स्टील इन लोगों ने दिखाया है अर्बन आउटलुक को और रिमार्केबल इंटरेस्ट दिखाया मिडिल क्लास के ऊपर, और इसकी वजह से उन लोगों की वजह से इन लोगों ने स्कोप बढ़ाया है लिटरेचर का। उन लोगों के आने से पहले जो थीम हुआ करता था लिटरेचर का वो स्ट्रिक्टली कन्फाइंड था, मीन्स फैशनेबल और एरिस्टोक्रेट सर्कल के बीच में था, बट नॉट दे फोकस ऑन द मिडिल क्लास फैमिली। बट वो लोगों के आने के बाद उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के थीम को डिपिक्ट किया अपने लिटरेचर में। जो पोएटिक स्टाइल हुआ करता था वो पॉलिश हुआ करता था, रिफाइंड था और आर्टिफिशियल था, जिसकी वजह से हाईली आर्टिफिशियल और कन्वेंशनल स्टाइल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस पीरियड के दौरान सटायरिक और नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम हीरोइक कपलेट जो था वो डोमिनेट कर रहा था इस पीरियड के पोइट्री को। इसकी वजह से क्लोज, क्लियर एंड पॉइंटेड स्टाइल का प्रोडक्शन हुआ। यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट वॉज प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। हीरोइक कपलेट प्रीडोमिनेंटली डोमिनेट कर रहा था इस पीरियड को। द हीरोइक कपलेट वॉज रिकोगनाइज एज द ओनली मीडियम फॉर पोइटिक एक्सप्रेशन। हीरोइक कपलेट ही सिर्फ ओनली मीडियम है फॉर पोइटिक एक्सप्रेशन। इस पीरियड के दौरान पोइट्स लोग अपना सारा स्किल लगाते थे एक अनइमेजिनेबल पोइट्री लिखने के लिए, पूरे सच्चाई और क्लियरनेस के साथ। तो इस पीरियड का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा गॉडी और इनेन था। गॉडी मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट था और बहुत अनप्लीजेंट था, और इनेन मीन्स बहुत ज़्यादा सिली, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें आर्टिफिशियलिटी होता था। द कॉमन वर्ड्स और ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेयर डेलिबरेटली केप्ट आउट फ्रॉम अ पोइटिक लिटरेचर। और जो कॉमन वर्ड्स होता था और जो ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस होता था वो हमेशा पोइटिक लिटरेचर से दूर रखा जाता था। द लिटरेचर वॉज दैट लिटरेचर ऑफ द अगस्टन एज बिकम आर्टिफिशियल, रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल। बाय द एंड ऑफ द 19th century द पोइट्स हैड कम्प्लीटली अबॉन्डेंड द क्लासिकल ट्रेडिशन। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? लिटरेचर जो था अगस्टन एज का वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया, रैशनल हो गया और इंटेलेक्चुअल हो गया, और 19th century के एंड तक पोइट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए थे क्लासिकल ट्रेडिशन को। एमिनेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड: अलेक्जेंडर पोप। The representative poet of Augustan age is Alexander Pope. His famous work include Pastoral and Essay in Criticism, Windsor Forest, The Rape of the Lock, Translation of Iliad and Odysseus, Elegy to the Memory of Unfortunate Lady and Essay on Man. Augustan लिटरेचर के सबसे बेस्ट एमिनेंट राइटर जो हुआ करते थे वो अलेक्जेंडर पोप थे। उनके फेमस वर्क जो है वो पैस्ट्रल्स है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, विंडसर फॉरेस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड एंड ओडिसस, एलेजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी एंड एसे ऑन द मैन। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइट हुआ करते थे अपने एज के। इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही इस एज के पोइट्री को डोमिनेट कर रहे थे।
इतना तक, यहाँ तक कि इस एज को हम लोग एज ऑफ पोप भी कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने खुद को एज अ मॉडल भी सर्व किया अदर पोएट के लिए। पोप का पोइट्री जो हुआ करता था वो रियल पिक्चर दिखाता था स्पिरिट ऑफ द एज का। The three poems in which he is undisputably the spokesman of his age are The Rape of the Lock, picturing its frivolities, genocide and unveiling its squalor, The Essay on Man, echoing its philosophy। ये जो 3 पोएट था, इसकी वजह से वो इस एज के एक स्पोक्स मैन हुआ करते थे। ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। वो एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट हुआ करते थे प्रोज और रीज़न के। In The Rape of the Lock, he realistically dealt with the life of the fashionable upper strata of London society। रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि किस तरह फैशनेबल अपर स्ट्राटा के पीपल लोग बिहेव करते हैं लंदन सोसाइटी के। सो लेट्स मूव टूवर्ड द ड्रामा ऑफ दिस एज। The first half of the 18th century was almost blank in dramatic literature. The day of brilliant restoration comedy of Manon were over. During this time, a very severe law has passed which leads to a downfall of drama. In 1737, Licensing Act was passed to censor and control the theatre. Its purpose was to control and censor what was being said about the British government through theatre. This act has a deep impact on many prolific playwrights such as Henry Fielding, whose comedy had come under constant fire from authority for their satire on the government. India's theatrical career over after this act। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट ब्लैंक था ड्रामेटिक लिटरेचर के लिए, क्योंकि इस टाइम में कोई भी ड्रामा प्रोड्यूस नहीं हुआ था। रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर जो था वो ख़त्म हो गया था। इस टाइम में बहुत ज़्यादा सीवियर लॉ पास हो गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ ड्रामा का। 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट को पास किया गया जो कि सेंसर करता था और कंट्रोल करता था थिएटर को। इट पर्पस वॉज टू कंट्रोल एंड सेंसर व्हाट वाज बीइंग सेड अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू थिएटर। इसका पर्पस ये था लाइसेंसिंग एक्ट का कि वो लोग सेंसर करता था, कंट्रोल करता था और देखता था क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बोला जा रहा है थ्रू थिएटर। दिस एक्ट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मैनी प्रोलिफिक राइटर। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बहुत सारे राइटर में, जैसे कि हेनरी फील्डिंग, जिनका कॉमेडी जो था वो कॉन्स्टेंट फायर्स था, मतलब वो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर सटायर करते रहते थे, उनके ऑथोरिटीज़ के ऊपर, उनके लॉस के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ, ये लाइसेंसिंग एक्ट की वजह से इनका थिएट्रिकल करियर ओवर हो गया। इस पीरियड के दौरान सेंटिमेंटल कॉमेडी इमर्ज होके आया, which show the plays in which middle class protagonists triumphantly overcome a series of moral trials। सेंटिमेंटल कॉमेडी में मिडिल क्लास प्रोटागोनिस्ट जो थे वो काबू पाते थे बहुत सारे मोरल ट्रायल्स को लेकर। इस तरह की कॉमेडी का एम क्या हुआ करता था कि आंसू लाना रादर देन लाफ्टर। रीडर्स लोग इस कॉमेडी को देखकर या पढ़कर रोते थे, ना कि हंसते थे। द राइटर ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी वेयर मोरलिस्ट एंड वांटेड टू टीच मोरल थ्रू द मीडियम ऑफ देयर प्ले। तो जो सेंटिमेंटल कॉमेडी के राइटर्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मोरलिस्ट हुआ करते थे और वो लोग कुछ लेसन बताना चाहते थे रीडर को अपने प्ले के थ्रू। इट इज़ ए सीरियस फ्रॉम बिगनिंग एंड टू द एंड। ये पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा सीरियस होता था। सेंटिमेंटल कॉमेडी को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड पीटी इंस्टेड ऑफ ह्यूमर एंड वेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ पीटी और सिंपैथी हुआ करता था, ना कि ह्यूमर और वेट। लव लास्ट शिफ्ट बाय Polly Saber, The Conscious Lover by Richard Steele, and She Stooped to Conquer by Oliver Goldsmith were are some of the sentimental comedies। So let's move toward the novel of this period। तो जो डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश प्रोज का, इसकी वजह से क्या हुआ, नावल का इमर्जेंस हुआ 18th सेंचुरी में। ये पॉसिबल है कहना कि नावल जो है वो लिटरेरी जेनर है जो कि इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी के बिगनिंग से। The Industrial Revolution can be said paved the way to the rise of the middle class। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से मिडिल क्लास का बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुआ और इसकी वजह से पीपल्स का डिमांड बढ़ने लगा फॉर रीडिंग अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू देयर एवरीडे एक्सपीरियंस। मीन्स पीपल लोग चाहने लगे, मतलब डिमांड करने लगे कि वो लोग ऐसा चीज़ पढ़े जो उनके एवरीडे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो।
इसकी वजह से नावल डेवलप्ड हुआ एज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट प्रेजेंटेड कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ एंड सिचुएशन। इसकी वजह से नावल डेवलप हुआ एज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन जो कि पीपल्स को दिखाता था रियल लाइफ इवेंट में और सिचुएशन में। डैनियल डॉफियो, रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स, ये सब कुछ अर्ली इंग्लिश नावल है। द नावल जो था वो रियलिस्टिक प्रोज फिक्शन हुआ करता था इस तरह से कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता था रिलेशन टू रियल लाइफ, मीन्स कैरेक्टर का क्या रिलेशन है रियल लाइफ से। 18th सेंचुरी के दौरान जो ग्रेट नावल हुआ करता था वो सेमी एंटी रोमांस हुआ करता था और इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द नावल इमर्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एंड लार्जली अमॉन्ग इट्स रीडर एंड रीडिंग पब्लिक। और ये बोला जा सकता है कि ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार इतना ज़्यादा नावल जो है वो इमर्ज होके आया और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमॉन्ग इट्स रीडर और रीडिंग पब्लिक। सो 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर के इमर्जेंस की वजह से नावल का राइज हुआ एंड सो इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीरियोडिकल्स, और पीरियोडिकल्स का भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा। द रीडर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नॉवेलिस्ट टू न्यू सोशल वर्ड्स प्रोवाइडिंग द मोरल फ्रेमवर्क विद इन विच दैट बिहेवियर। नॉवेलिस्ट लोग रीडर्स को एक न्यू सोशल वर्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक मोरल फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हाउ टू बिहेव। So this is our video. Hope you all will like it and don't forget to subscribe my channel and stay tuned for every update. Till then, study well. Allah Hafiz.